अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपको 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम गिवन है और आपने उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नंबर्स होते हैं 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, ये इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स कहा गया है। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इंटीजर्स जिनके बीच में, जिनके दरमियान में कोई और इंटीजर एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 एंड 2 हैं, तो 2 इंटीजर्स हैं, इनके बिटवीन कोई और इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दोनों क्या हैं? कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह से 2 एंड 3 आपस में कंसेक्टिव हैं, इनके बिटवीन कोई और कंसेक्टिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये तीनों आपस में कंसेक्टिव हो गए। तो दूसरी बात ये देखें कि हर जो नेक्स्ट इंटीजर है वो पिछले इंटीजर में 1 ऐड करने से बनता है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि हमारा फर्स्ट इंटीजर x है, ठीक है, और सेकंड इंटीजर पहले इंटीजर में 1 को ऐड करने से बनेगा, इस वजह से हमारा जो सेकंड इंटीजर बनेगा वो बनेगा x + 1, ठीक है। और थर्ड इंटीजर हमारा बनेगा इसी सेकंड इंटीजर में 1 को ऐड करने से। x + 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? x + 2। तो हमने जो 3 इंटीजर लेट किए हैं वो ये बने x + 1, x + 2। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। तो ये इंटीजर जो हमने लेट किए हैं इनका सम हम 42 के इक्वल लिख देंगे। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा। जब फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करके सेकंड और थर्ड इंटीजर फाइंड कर लेंगे। तो हम जो x हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, x 3 टाइम है तो ये ऐड होके 3x बन जाएगा, 1 + 2 3 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 42। तो ये कांस्टेंट दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 42 में से 3 को माइनस करेंगे 39 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 3x एज इट इज़। अब देखिए हमने x फाइंड करना है तो 3 को दूसरी साइड पे ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 39/3 13 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 13। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो आ गया है 13 के इक्वल। अब लिखेंगे सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है? हमने लेट किया था कि ये x + 1 है, तो इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे, 13 + 1 = 14 आ जाएगा। तो हमारा सेकंड इंटीजर क्या बना? 14। थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x + 2, इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे, 13 + 2 15 आ गया। अब देखिए ये कंसेक्टिव इंटीजर है, इनके बिटवीन कोई और इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके अलावा इनका आप सम फाइंड करें, इनको ऐड करें तो ये 42 के इक्वल आएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, The diagram shows right angle triangle ABC in which length of AC is √3 + √5 cm. The area of triangle is 1 + 15 cm square. Find the length AB in the form of A √3 + B √5 cm. देखें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उसकी जो बेस है AC ये भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। और आपने फाइंड क्या करना है? इस AB जो हाइट है ना, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्रॉस हाइट। ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करके इस AB की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला को। अब हमारी जो ट्रायंगल है इसमें बेस हमने लेट की हुई है AC और हाइट हमने AB लिखी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें पुट करेंगे, जो अननोन होगा उसको फाइंड कर लेंगे।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर रूट, और AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5। अब AB हमने फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन बन गई है। इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5 है, ये यहाँ पे AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, AB की वैल्यू हमारे पास अब ये आ गई है। इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब AB की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड क्या है कि ये जो वैल्यू हो ये इस तरह से होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट 5 के अंदर हो, और साथ में कोई इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके दरमियान में प्लस का साइन हो। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें, ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बटे के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया हुआ है कि ये जो साइन होता है इसके उलट साइन के साथ लेके ये जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 5 के साथ हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब ये है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर के अंदर ये सेम वैल्यू है। ठीक है, इसको भी हमने देखा हुआ है। क्या करते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है A + B और A - B का। तो A + B A - B मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, तो क्या आंसर देते हैं, A² - B² के। तो A की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, B की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - 5 3 - 5 - 2 टेक वाला आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो गया। नोमिनेटर अब सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 है इसको हम एज इट इज़ रखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का यानी मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि हम पहली वैल्यू लेते हैं और इस जो दूसरी वैल्यू के अंदर जो भी ब्रैकेट होती है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी 2 ही वैल्यूज़ इसमें हैं, 2 ही वैल्यूज़ इसमें हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/1 लेंगे। पहले इस 1 को उठाएंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में जो भी साइन होता है ये वाला उसको लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू को उठाते हैं और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने पहले बस ऐसे ही लिख दिया है, अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को उठाया, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, और 15 को उठाया, स्क्वायर रूट 15 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा। अब क्या करेंगे, 1 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में तो कोई फ़र्क नहीं लाना ना, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब 15 स्क्वायर रूट इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, नीचे -2 है, इधर +2 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होके क्या आंसर देंगे, -1 या माइनस का साइन। तो ये बटे के नीचे है, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, माइनस के साइन को हम इधर ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका एक ही स्क्वायर रूट लिख लेंगे और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 75 आ जाएगा, और कंबाइन इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो गई है, ऊपर बस ये वैल्यूज़ हैं, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 45 है स्क्वायर रूट के अंदर, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको पता है कि क्या करते हैं, इसको बना के दिखाती हूँ मैं आपको। 45 के स्क्वायर रूट फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, और इधर 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो फैक्टर्स क्या बने, 3 × 3 × 5। तो क्या होते हैं, 3 स्क्वायर और 5। तो हमने फैक्टर्स बना लिए 3 स्क्वायर और 5। 45 के फैक्टर्स क्या बने, 3 स्क्वायर और 5। इसी तरह से आपने 75 के भी फैक्टर्स बना लेंगे, तो क्या बनेगा, 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है,
अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसके जो स्क्वायर रूट है ना दो वैल्यूज़ के, इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। 3 स्क्वायर का अलग कर लेंगे और 5 का अलग कर लेंगे। इसी तरह से इधर 5 स्क्वायर का अलग करेंगे और 3 का भी अलग करेंगे। ये क्यों करेंगे, ताकि हम इनको कैंसिल आउट करें। अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और ये 5 को जो कैंसिल आउट हुआ है उसको पहले लिखेंगे। इधर 3 पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे हम इधर 5 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म एक है और ये स्क्वायर रूट 3 वाली दूसरी टर्म है, और इधर स्क्वायर रूट 5 वाली एक टर्म है और स्क्वायर रूट 5 वाली दूसरी टर्म है। तो हम इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे। देखें इधर इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, इधर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब ये है कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1 और 5 को आपस में सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट 3 को एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 1 है, इधर माइनस का 5 है, तो 1 माइनस 5 क्या होता है, -4। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो -4 एज इट इज़ -4 मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आएगा। इसी तरह से -5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 5। कैसे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये इस तरह से आई है, स्क्वायर रूट 3 ये जो माइनस का साइन है ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 के फॉर्म में रिक्वायर्ड थी ना। और यहाँ पे ए और बी कोई इंटीजर्स उन्होंने कहा था, तो ए बी हमारे पास इंटीजर क्या आए हैं, 4 और -2, और बाकी जो वैल्यू थी ना उसी फॉर्म में आई है। अब ये जो यूनिट होगा वो हम सेंटीमीटर के अंदर लिखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4 बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर के अंदर गिवन है। जो आपके क्वेश्चन में यूनिट गिवन हो ना, आपने उसी को ही फॉलो करना है। एक्सप्रेस द एरिया इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2 वेयर a b आर इंटीजर्स। आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है, या उसकी ऐसे कर लें कि साइड्स की वैल्यूज़ गिवन है और आपने उनका एरिया फाइंड करना है। तो देखें हम लेट करते हैं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी लेंथ है और कौन सी विड्थ है, तो हम लेट करते हैं कि ये जो लेंथ है हमारी, ये वाली वैल्यू लेंथ है और ये वाली वैल्यू जो है ये विड्थ है। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू दिस एंड विड्थ इज इक्वल टू दिस। अब एरिया और ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे और विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें लेंथ की वैल्यू में जो अब ये जो वैल्यूज़ है ना इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है ना कि पहली जो टर्म है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको आपने इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने 2 ले लिया, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर आपने ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस लगाना है और फिर ये 18 स्क्वायर रूट को उठाना है और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे इस 18 स्क्वायर रूट को उठाएंगे और इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इस वजह से 5 पहले लिखेंगे और 18 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस इस 18 स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यानी सिंप्लीफाई हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय स्क्वायर रूट 2 है। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो 2 है इसको हम सिंपल करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं
2 के इक्वल। देखें इस तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता क्या है हमारे पास 2। तो हमने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2। और ये जो 4 बाय स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम इस स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर सकें इस एक के साथ। ये भी स्क्वायर रूट में ही आएगा, लेकिन ये बटे के ऊपर आएगा, इस वजह से हमने इस तरह से किया है। अब ये जो 18 स्क्वायर रूट है, इसको हमने इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको आता है कि क्या करते हैं, उसके जो लीस्ट नंबर्स होते हैं ना, उसके साथ ही उसके यानी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसी तरह से -4 बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 स्क्वायर रूट के फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो है ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट के 2 के साथ। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी उसको हम लिख लेंगे। 4 को पहले लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 बचेगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। 3 का स्क्वायर इसको अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 को अलग लिखेंगे, -4 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम अलग अलग करके लिखेंगे। इस वजह से लिखेंगे ताकि हम अगले स्टेप के अंदर इसको कैंसिल कर सकें। स्क्वायर रूट एक के साथ है, एक के साथ स्क्वायर एक के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है, इस वजह से हमने इसको अलग अलग किया। तो 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। और ये जो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली ये वैल्यूज बचेंगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 आ जाएगा। तो देखें, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। कि प्लस का है, ये माइनस का 12 है, तो 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। अब ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों स्क्वायर रूट 2 के साथ हैं। यहाँ पे 15 है, ये 4 है, तो 15 में से 4 को माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ये आई है -2 + 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये एरिया, क्योंकि लेंथ और विड्थ हमारी मीटर के अंदर गिवन थी, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो जो भी यूनिट होता है ना, उसके स्क्वायर के अंदर आता है। तो अगर यहाँ पे जो लेंथ और विड्थ है सेंटीमीटर के अंदर गिवन होती, तो हमारा एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये मीटर के अंदर गिवन थी, इस वजह से एरिया का यूनिट जो है ये मीटर स्क्वायर के यूनिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 62 एंड द डिफरेंस इज 22। हमारे पास 2 नंबर्स का सम गिवन है 62 एंड 2 नंबर्स का उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस जो है 22 के इक्वल है। अब वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। हम लेट करेंगे कि ये जो हम नंबर्स ले रहे हैं वो A और B हैं। लेट A एंड B आर 2 नंबर्स, और हमारी कंडीशंस क्या है, उनका सम 68 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे A + B = 68 एंड द डिफरेंस इज 22। हम लिखेंगे A - B = 22। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमारा टारगेट क्या है, इन वैल्यूज़ को यानी A और B को फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस गिवन हो और उनके अंदर अननोन्स उतने ही हो, तो हम उन अननोन्स को फाइंड कैसे करते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हम इस इक्वेशन को देखते हुए क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा कि ये B और B आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये A और A आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2A बनेगा। 68 में 22 को ऐड करेंगे तो ये 90 बनेगा। अब यहाँ से हम
ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक अननोन हमारे पास आ जाएगा तो दूसरे को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की कैसे फाइंड होगा, इस 2 को दूसरी साइड पे लेके डिवाइड करेंगे। 92/2 45 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास एक अननोन ए की वैल्यू 45 आई है। ठीक है, अब हम दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरे की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 45 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए, यानी आप किसी भी इक्वेशन में करें तो कोई मसला नहीं है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ए की जगह पे 45 पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी ना, a + b = 68। तो ए की जगह आपने 45 पुट किया प्लस b = 68। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस वजह से इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। अब ये क्योंकि प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 68 - 45 = 23 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 23 आई। तो a और b हमारा टारगेट था, ये हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। a की वैल्यू 45 आई है और b की वैल्यू 23 आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade by using formula F Fahrenheit is equal to 9/5 centigrade plus 32. Find the temperature in Fahrenheit scale. सिंपली ये है कि आपको टेम्परेचर जो है ना 48 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है और आपने उसको फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे कि गिवन दैट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड क्या है 48 डिग्री, और आपने क्या करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो आपने इस तरह से डेटा बना लेना है। अब फार्मूला आपको गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो आपको इसको याद रखना है कि ये फार्मूला इस तरह से यूज़ होगा। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो आपने ये जो वैल्यू है सेंटीग्रेड की इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। सिंपल यही काम करना है और कोई काम नहीं है। 48 आपने यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह पे पुट करना है और 9/5 और बाकी ये 32 इसको एज इट इज़ रखना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 432 आ जाएगा डिवाइड बाय 5 प्लस 32। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 86.4 आ जाएगा। 32 इसमें ऐड करेंगे तो 118.4 आ जाएगा। तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर 118.4 होगा। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर गिवन हो और आपने सेंटीग्रेड के अंदर फाइंड करना हो। तो आप क्या करेंगे, जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू होगी ना उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी जो प्लस की वैल्यू ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9/5 उधर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डबल साइन के साथ। इस तरह से आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो आपने इस फार्मूला को लाजमी तौर पर याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was the son's age 6 years ago? अब देखें एजेस उसने बताई नहीं है, आपने एजेस को इस तरह से एस्टिमेट करना है, इस जो इंफॉर्मेशन उसने गिवन दी हुई है ना उस तरह से। तो हम लेट करेंगे कि सन की एज x है, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम x लेट कर लेते हैं और फादर की एज y लेट करते हैं। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। तो हमने एजेस को लेट किया है ना x और y, तो उनका सम हम ले लेते हैं x + y = 72 के इक्वल। अब 6 years ago उनकी एजेस क्या होंगी, सन की एज होगी x - 6। लेकिन अगर आपकी एज 20 years है तो 6 years ago आपकी एज क्या होगी 20 - 6। ठीक है, इसी तरह से फादर की एज क्या बनेगी 6 years ago y - 6, यानी ये जो प्रेजेंट उसकी एज है ना उसमें 6 को माइनस करेंगे तो 6 years ago उसकी एज आ जाएगी। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, यानी 6 years ago उसकी जो उसके फादर की जो एज थी उसके बेटे की एज से 2 times थी, यानी डबल थी। तो हम लिखेंगे 6 years ago उसकी एज क्या थी, उसके फादर की एज y - 6 थी, और ये 2 टाइम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सन की एज के साथ, सन की वो एज जो 6 ईयर अगो थी, यानी x माइनस 6 के साथ। तो हमारी ये और इक्वेशन बन जाती है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे पहले, यानी ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे लिखेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे लिखेंगे। माइनस का 6 है इधर, माइनस का 12 है, 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x माइनस वाई आ जाएगा इधर। तो 2x माइनस वाई हमारे पास क्या आया? माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे, 2x माइनस वाई को इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन कौन सी? ये सम इज इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन कौन सी कि उनका जो 6 ईयर अगो उनके फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स उसके सन की एज के थी। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है। अब ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से देखें आप, इन 2 इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y कैंसल आउट हो जाता है, और ये x प्लस 2x 3x के इक्वल आ जाता है। 72 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो ये 78 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पे 3 पे डिवाइड कर दें, या इस 3 को दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 26, यानी हमारे पास सन की एज आ गई है, सन की एज प्रेजेंट एज आ गई है। अब 6 ईयर अगो हमने सन की एज फाइंड करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे। 6 ईयर अगो हमारी जो सन की एज थी ना वो x माइनस 6 थी ना, तो इस वजह से x माइनस 6 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 26 माइनस 6 आ जाएगा। 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो 20 ईयर्स आ जाएगी। सन की एज 20 ईयर्स आई है। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि फादर की एज क्या है, अगर वो पूछ लेते तो हम फादर की एज क्या करते, हम इसी इक्वेशन में फिर y की वैल्यू फाइंड करते, उसके बाद फादर की प्रेजेंट एज आ जाती, ठीक है, फिर उसमें से 6 को माइनस करते तो 6 ईयर अगो उसके फादर की एज भी आ जाती। अब इसको, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको खुद से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1522, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने एक खिलौना लिया है 1500 का और उसने 1520 में उसको सेल कर दिया है, और उसका जो प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट को आपने परसेंटेज के अंदर फाइंड करना है। तो हमारी डाटा बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस हमारी है 1500 और सेलिंग प्राइस है 1520, और प्रॉफिट का परसेंटेज आपने फाइंड करना है। अब देखें प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हम चीज़ बेचते हैं अगर वो ज़्यादा में बेची है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, अगर कम में बेची है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उससे भी कम में आई है बेची है, तो वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है। तो हमेशा प्रॉफिट के अंदर क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो 1520 में से 1500 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट का परसेंटेज। तो परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको साथ में परसेंटेज भी यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 20, और कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी? 1500। यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके भी दे सकती हूँ मैं, देखिए 0 इसके साथ कट जाएगा, और ये ट्रू, और 1 0 यहाँ पे इसके साथ कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया? 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। 20 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। 1.33, और इस साथ में ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट आया है 1.33% आया है हमारा मिरहा का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़
1,30,000, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अच्छा, तैयब की एनुअल इनकम गिवन है और उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी गिवन है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट यानी वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, यानी टैक्स फ्री इनकम जो होती है वो वाली। तो हम लिखेंगे, डाटा बनाएंगे, एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,60,000 एंड एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। अब जो टैक्स वाली इनकम बनेगी, टैक्सेबल अमाउंट बनेगी, वो क्या बनेगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या बनेगी? ये 8,30,000। अब उसने क्या कहा है कि टैक्स फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी हर जो भी रेट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, हमने फाइंड क्या करना है? टैक्स फाइंड करना है। तो टैक्स अमाउंट लिखेंगे, द टैक्स अमाउंट एट द रेट ऑफ 0.75%। क्या कैसे फाइंड होगी? इसको यानी 8,30,000 जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% के साथ। तो हमने क्या किया? 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.75% लिखा। परसेंटेज के साइन की जगह हमने क्या लिखा है? 1/100। ठीक है, 1/100 लिखेंगे और क्या करेंगे? इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 0.75 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 75/100। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगी और ये 2 ज़ीरो जो है ना ये 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगी। तो ऊपर 83 बचेगा, इधर 75 बचेगा और नीचे जो वैल्यू है ना ये ख़त्म हो गई है। तो 83 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6,225 ये उसका टैक्स है जो उसने पे करना है 0.5% के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है कि वो अमाउंट जो आपने किसी लोन के बदले में पे करनी होती है, यानी इंटरेस्ट समझ लें। ठीक है, जो हमारी वैल्यू है, जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कहते हैं, वो कितनी है? 3,75,000। और कितने अरसे के लिए, कितने टाइम के लिए लिया है? 1 ईयर के लिए। और रेट क्या है? 14%। ये जो वैल्यूज़ गिवन है इसको आपने इस तरह से डेटा बना लेना है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी इतनी है, रेट इतना है, टाइम इतना है। अब हमारा एक फार्मूला होता है कि कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? 3,75,000। टाइम कितना गिवन है? 1 ईयर का। रेट कितना है? 14% का। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने फार्मूला बस याद रखना है। तो क्या करेंगे? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। 14% का जो परसेंटेज का साइन है इसको 1/100 लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा नीचे आके और ये 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 14 को इस सारी वैल्यू के साथ, ये आ जाएगी। इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा फाइनल आंसर आएगा? 52,500। तो उसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, जो मार्कअप है, वो क्या आएगा? 52,500। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।